हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डाउट एक्सपर्ट। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक सरफेस टेंशन। लास्ट क्लास में हमने रियोलॉजी ऑफ द फ्लूइड तक पढ़ लिया था। अब आइए आगे देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड फील्ड है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमने लास्ट लेक्चर में यह भी देखा था कि कोहेशन क्या होता है। जल्दी से बताइए मेरे को, कोहेशन क्या होता है? कोहेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए ये कोई वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कोई भी लिक्विड है, लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह आसपास के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को चारों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे। यही था कोहेशन। और एडेशन बताइए क्या था? एडेशन था इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक लिक्विड और कोई दूसरा जो सरफेस है, फॉर एग्जांपल यहां पर मान लीजिए एक ग्लास कंटेनर है, तो लिक्विड और ग्लास कंटेनर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको एडेशन बोलते थे, ठीक है। तो कोहेशन और एडेशन, ये दो टर्म हमने बहुत अच्छे से लास्ट टाइम भी देखी थी और अभी भी हम समझ गए हैं क्या होता है। तो कोहेशन क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स का आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सेम मॉलिक्यूल का, इट्स नॉट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम लिक्विड, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कोहेशन। अब क्या होगा कि जो जितने भी अंदर मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के, वो सब इक्वली अट्रैक्टेड होंगे, मतलब हर डायरेक्शन में एक इक्वल फोर्स उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। बट जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है, मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं, इस मॉलिक्यूल पे यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है। क्या कोई ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ किसी भी टाइप का कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट ही नहीं है। इसलिए क्या होगा, जितने भी ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उन पे सिर्फ डाउनवर्ड अट्रैक्शन लग रही होगी। क्या लग रही होगी? डाउनवर्ड अट्रैक्शन लग रही होगी। तो जब एक डाउनवर्ड अट्रैक्शन लग रही है तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ना होके इस तरीके से कर्व्ड लाइन बन जाती है। ऐसा कुछ, ऐसे देखिए, मान लीजिए एक मैंने पर्टिकुलर स्ट्रेच यहां पर लिया, ये देखिए, ये वो लेयर है जो स्ट्रेच मैंने लिया, ये वो वाली लेयर है। तो पहली बात तो ये स्ट्रेट ना होकर कर्व्ड है, ये चीज तो आपको समझ आ रही है। अब आपको ये भी समझ आ गया कर्व्ड क्या? जल्दी से बताइए कर्व्ड क्यों है? क्योंकि एक नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड से एक्ट कर रहा है, कुछ इस तरीके से। नेट कोहेसिव फोर्स, अब क्या होगा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नेट कोहेसिव फोर्स है, तो इस फोर्स को कोई ना कोई तो बैलेंस करेगा ना, क्योंकि सिग्मा एफ तो 0 है यहां पर। अगर नेट फोर्स कोई लग ही नहीं रहा था तो इस फोर्स को कोई बैलेंस करेगा। तो यहां पर इस तरीके से एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है, एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है अलोंग दी सरफेस, एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाता है। तब ये फोर्स बैलेंस करेगा नेट कोहेसिव फोर्स को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्शियल जो बैलेंस हो रहा था फोर्स का, उसके कारण एक नेट कोहेसिव फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट किया, जिसके कारण ये जो सरफेस आपको दिखाई दे रही है ये कुछ इस तरीके से सैग कर गई, इसमें सैगिंग आ गई, ठीक है। बहुत माइन्यूट सी सैगिंग होती है, बट आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इतना दिखाया है। तो उस नेट कोहेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक टेंशन फोर्स एक्ट करने लगा। ये जो टेंशन फोर्स अलोंग द सरफेस एक्ट करता है दोस्तों, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। सरफेस पे लग रहा है तो सरफेस नाम हो गया, टेंसाइल फोर्स है तो टेंशन मिलकर बन गया सरफेस टेंशन। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको लैम्डा से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस फोर्स की जो यूनिट है वो होती है फोर्स पर यूनिट मीटर, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन मान लेते हैं, तो न्यूटन पर मीटर इसकी जो है यूनिट रहेगी सरफेस टेंशन की। अभी आपकी ये क्लियर हुआ सरफेस टेंशन क्या होता है? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं और एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ करूं, तो आप मुझे बताएं
कि लेंथ ज्यादा किसकी होगी, इस कर्व लाइन की या स्ट्रेट लाइन की? सोच समझ के बताएं। ऑब्वियसली कर्व लाइन की, क्योंकि सैग आ गया, सैग वाले पोर्शन की लेंथ ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब सरफेस टेंशन के कारण इस सरफेस पे एक सैग आया तो ये सैग पूरी सरफेस पे आएगा। मान लीजिए ये कंटेनर है तो पूरी की पूरी सरफेस पे सैग आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नई सरफेस हमने क्रिएट कर दी। हमने हमने नहीं, सरफेस टेंशन ने, सरफेस टेंशन ने एक नई सरफेस क्रिएट कर दी। पहले वो एक स्ट्रेट पैरेलल एक प्लेन था, अब वो कर्व बन गया है, तो एक नई सरफेस क्रिएट होगी। तो ये जो नई सरफेस, जो न्यू सरफेस क्रिएट हुई, इसको करने में, इसको क्रिएट करने में सरफेस टेंशन को जो वर्क डन करना पड़ा, क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, फोर्स लगा लगा के नीचे लेके आया वो, तो उसने जो वर्क डन किया वो वर्क डन सरफेस के अंदर सरफेस एनर्जी में के रूप में स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सरफेस के अंदर? सरफेस एनर्जी के अंदर। चलिए रिपीट कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मे बी आप कंफ्यूज हो गए हो। देखिए, जो सरफेस टेंशन अलोंग द सरफेस एक्ट कर रहा था इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टू द होल सरफेस, उसने एक सैग क्रिएट कर दिया सरफेस में। सैग क्रिएट करने के कारण क्या हुआ कि एक नई सरफेस क्रिएट हो गई। पहले सरफेस की लेंथ कुछ और थी, लेंथ चेंज हो गई। इसका मतलब इस सरफेस टेंशन को कुछ वर्क डन करना पड़ा, कुछ वर्क डन करना पड़ा एक नई सरफेस क्रिएट करने के लिए। अपने आप तो नहीं हुई है, सरफेस टेंशन ने कुछ काम किया, कुछ मेहनत की, तो जो वर्क डन था वो किस फॉर्म में अटैच हो गया, किस फॉर्म में जुड़ गया इसके साथ? सरफेस एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई सरफेस क्रिएट होती है तो उसको क्रिएट करने के लिए हमें सरफेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और आपको भी पता है कि एनर्जी का प्रिंसिपल क्या रहता है? एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना कम स्टेबल होगा, ये तो हमने हर बार पढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ, ये एनर्जी जितनी मिनिमम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये समझ आया या नहीं आया? इसका मतलब ये जो सरफेस क्रिएट हो रही है ये उतनी स्टेबल होगी जितनी कम सरफेस एनर्जी होगी। अब जितनी कम सरफेस एनर्जी मतलब उतना कम वर्क डाउन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्या, अब आपको हिंट हो रहा है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जब भी हम लिक्विड, ड्रॉप या फिर बबल की बात करते हैं तो ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। आपने एक ड्रॉप जो है वाटर की, वो अगर हवा में छोड़ी तो वो अपने आप स्फेरिकल शेप ले लेती है। कौन सी शेप ले लेती है? स्फेरिकल शेप ले लेती है। सिमिलर इन केस ऑफ बबल। अगर ये स्फेरिकल शेप ले लेती है तो क्या कभी सोचा कि क्यों बबल की, ड्रॉप की, इनकी स्फेरिकल? ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर ड्रॉप तो कुछ ऐसे साइज की होती है। नहीं, ऐसे साइज की नहीं होती, एक्चुअल के अंदर ये जस्ट गिरी होती है, इसलिए एक्चुअल शेप इसकी ही होती है। इसका मतलब स्फेरिकल शेप क्यों ले लेता है बबल ड्रॉप? क्योंकि स्फेरिकल शेप का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। सरफेस एरिया मिनिमम होता है। अगर सरफेस एरिया मिनिमम है तो सरफेस एनर्जी भी मिनिमम होगी। अगर सरफेस एनर्जी मिनिमम है तो इसका मतलब ये मोस्ट स्टेबल सरफेस हुई। इसीलिए जब भी कोई ड्रॉप, बबल वगैरह हम देखते हैं वो स्फेरिकल शेप ले लेते हैं। तो अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि सरफेस टेंशन क्या होता है। अब मेरे को जल्दी से बताइए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि सरफेस टेंशन जो है वो किस पर डिपेंड करता है? फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस टेंशन कोहेशन पर डिपेंड करता है, ओनली कोहेशन ओनली। सेकंड, एडेशन ओनली। थर्ड, बोथ। फोर्थ, इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ। जल्दी से बताइए सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली आंसर ए होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन सिर्फ कोहेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहां एडेशन का मैंने कोई रोल बताया ही नहीं कि एडेशन का क्या रोल है। ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सरफेस टेंशन जो डेवलप होती है, इसीलिए इसको सिर्फ कोहेशन पे डिपेंडेंस दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब अपने देखते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण क्या क्या बबल्स है, ड्रॉप है, इनका सरफेस टेंशन में क्या क्या रोल होता है, इसको देखते हैं। मैथमेटिकली इनकी जो फॉर्मूलाज है उसको डिराइव करते हैं। आइए
आइए अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन की। सबसे पहली एप्लीकेशन, ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड इन एयर। अगर हवा के अंदर कोई लिक्विड की ड्रॉप है तो उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, इसको देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले ये एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड है, कुछ इस टाइप पे मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो आप सामने से देख रहे हैं तो ये आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर सरफेस टेंशन के कारण जो आउटर जो सरफेस है उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज सिग्मा इज सरफेस टेंशन। यूनिट होती है इसकी फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर लेंथ क्या हो जाएगी, पूरा सर्क्यूमफेरेंस पैरामीटर जो है, क्योंकि पैरामीटर पर जो आउटर पैरामीटर है, जैसे अगर इसको मैं डिडक्ट करूंगा, इसको कट करूंगा सेक्शन को, तो मेरे को सामने से सेक्शन ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो हर सेक्शन के जो सरफेस है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, वो फोर्स मैंने दिखाया। तो इनटू पैरामीटर कर दूंगा तो हो जाएगा 2πr। ठीक है, अगर स्फीयर को बीच से काटेंगे तो सामने अपने को एक सर्कुलर सेक्शन दिखाई देगा। r क्या है, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर सेक्शन। अब ये तो है, ये वो फोर्स है जो सरफेस टेंशन के कारण एक्ट कर रहे हैं। ये क्यों एक्ट कर रहे हैं, सरफेस टेंशन के कारण एक्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो फोर्स है वो है, अब अगर कोई ड्रॉप है उसके इंटरनल भी एक प्रेशर एक्ट हो रहा होगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेशर है और जो आउटर एटमॉस्फेयर में प्रेशर वो डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस जो है डेल्टा पी एक्ट कर रहा होगा। तो डेल्टा पी जो है, अगर वो क्या होगा, वो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे लग रहा होगा, कुछ इस तरह। यहाँ सरफेस टेंशन सिर्फ यहाँ पर सरफेस पर है, लेकिन जो डेल्टा पी प्रेशर है वो पूरी सरफेस पे एक्ट करेगा, पूरी की पूरी इस एरिया पर, इस एरिया पर एक्ट करेगा। तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर क्या है, सर्कल का एरिया। तो अब दोनों को इक्वेट करेंगे तो बैलेंस होना चाहिए, तभी तो ये ड्रॉप स्टेबल है, अदरवाइज तो स्टेबल होगी नहीं। तो डेल्टा पी डॉट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr। ठीक है, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा अपॉन आर। अगर इसको डी की फॉर्म में देखूंगा तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस का, और सरफेस टेंशन की रिलेशन हमने डिराइव कर ली। सिमिलरली बबल के केस में क्या होगा, अब बबल अंदर से खाली होता है, ये हम सब जानते हैं, अंदर तो उसके एक सिमिलर एक मतलब एयर भरी होती है, आप ये मान लेते हैं आपने। तो अभी जो सरफेस है इसका मतलब इसकी दो इंटरनल सरफेस होगी, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, इसलिए दो सरफेस टेंशन इसमें लगेंगी। एक सिग्मा इंटू 2πr बाहर की तरफ, एक सिग्मा इंटू 2πr अंदर की वाली, अंदर वाली जो सरफेस है, दो सरफेस हो गई। जैसे कि आप एज्यूम करिए एक रिंग, रिंग कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है। अगर मैं रिंग को पानी के ऊपर रख दूं और उस पर सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगेगा वो भी डबल नेचर का होगा, एक ऐसे लगेगा, एक ऐसे, एक बाहर की सरफेस एक अंदर की। थिकनेस तो नेग्लिजिबल होती है बबल की, सब जानते हैं। तो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लगा वो लगा 2 इंटू सिग्मा इंटू 2πr। अब जो प्रेशर के कारण लग रहा है वो तो सेम है, सरफेस तो यही है, एरिया तो यही रहेगा। तो डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो डेल्टा पी की वैल्यू हो गई 4 सिग्मा डिवाइड बाय आर। डी की फॉर्म में लिखूं तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 8 सिग्मा डिवाइड बाय डी। तो ये रिलेशन हो गई हमारी किस केस में, बबल के केस में और ड्रॉपलेट के केस में। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और हम डिराइव कर लेते हैं, वो है लिक्विड जेट के केस में। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स ने ज्यादा पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार। हमें आइडिया होना चाहिए कि एप्लीकेशन क्या क्या है सरफेस टेंशन की। देखिए, थर्ड केस है लिक्विड जेट। अब मान लीजिए ये कोई पाइप है, ठीक है, ये कनेक्टेड है किसी चीज से, यहां से वाटर जो है मान लीजिए बाहर आ रहा है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ जेट आएगा, एक इस तरह का, एक इस तरह के जेट की फॉर्म में जो है वाटर एजेक्ट होगा, इसको बोलते हैं लिक्विड जेट। ठीक है, अगर इस लिक्विड जेट को मैं सरफेस को बीच से डिडक्ट काटूंगा, ऐसे सेक्शन मैंने लिया, तो कुछ इस टाइप का सेक्शन मेरे को दिखेगा।
कुछ इस तरह। अब ये सेक्शन पर यहां से तो सेक्शन मैंने कट किया है, तो इसको तो छोड़ दो, तो सरफेस जो हुई वो ये वाली हुई, तो यहां से फोर्स लगेंगे, सरफेस टेंशन अलोंग दी लेंथ लगेगा। तो मान लीजिए ये लेंथ है वो L है, और ये विड्थ मान लीजिए B मान लेते हैं, तो सिग्मा इंटू 2 इंटू एल, सिग्मा इंटू 2 इंटू एल हो जाएगा, क्योंकि अलोंग दी लेंथ जो है वो सरफेस टेंशन लग रहा है। अब इक्वल टू प्रेशर तो इस सरफेस पर एक्ट कर रहा होगा, प्रेशर तो इस सरफेस पे एक्ट करेगा। तो देखिए, अच्छा ये जो बी है, अगर मान लीजिए मैं इसको स्फेरिकल होगी ना ये पूरा का पूरा, तो आर रेडियस होगी, तो ये किसके इक्वल हो गया, 2r के इक्वल हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इंटू ये एरिया दैट इज 2r इंटू एल, एल से एल कट गया, 2 से 2 कट गया, तो डेल्टा पी हो जाएगा सिग्मा अपॉन आर या फिर 2 सिग्मा अपॉन डी। तो ये जो रिलेशन है ये हो गई लिक्विड जेट की। तो सिंपल था, लिक्विड जेट भी ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा डेरिवेशन है और कुछ नहीं है। इसको अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे डेरिवेशन को, जितने भी मैं डिराइव चीजें करता हूं, जो भी फॉर्मूलाज मैथमेटिकल रिलेशंस में डिराइव करता हूं, आप कोशिश कीजिए एक बार लेक्चर देखने के बाद खुद भी करके देखिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। इसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है और सिंपल से डेरिवेशन है। अगर एक बार आप खुद करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डेरिवेशन कैसे होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कैपिलरी इफेक्ट। अब कैपिलरी इफेक्ट के अंदर मैंने आपको कुछ चीजें पहले ही इसके कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं। फॉर एग्जांपल कोहेशन क्या होता है, एडहेशन क्या होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कोहेशन क्या था, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम पार्टिकल्स, और एडहेशन क्या था, बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। ये होते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है, बस एडहेशन में डिफरेंट पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अब हमने जो पहले पढ़ा सरफेस टेंशन, उसके अंदर मेजर रोल कौन प्ले कर रहा था, कोहेशन। कोहेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन। अब देखते हैं कि अगर केस कुछ ऐसा आ जाए कि जिसमें कोहेशन और एडेशन दोनों एक्ट कर रहे हैं, इवन मैं ये कहूंगा कि कोहेशन और एडेशन दोनों हमेशा साथ में एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर लिक्विड किसी कंटेनर में है तो एडेशन का रोल आएगा ही आएगा, क्योंकि कंटेनर का मटेरियल अलग हो गया और लिक्विड का मटेरियल अलग हो गया, तो एडेशन भी आएगा, रोल प्ले करेगा, कोहेशन भी। तो जब साइमल्टेनियसली दोनों एक्ट करते हैं तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है उसको देखते हैं। आप देखिए, मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, और ये कंटेनर जो है वो एक ग्लास कंटेनर है। ठीक है, मान लीजिए अब इसके अंदर ऑलरेडी वाटर मैंने फिल कर दिया ऐसे। ठीक है, अब ये क्लियर है कि इसके अंदर कौन सा लिक्विड है, वाटर है इसके अंदर। अब मैंने इसमें क्या किया, इसके अंदर मैंने एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट की, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे मैंने क्या किया, इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब इंसर्ट की। तो जब मैंने ग्लास ट्यूब इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है वो इस ग्लास ट्यूब के अंदर भी जाएगा। जैसे ये लिक्विड इस ग्लास ट्यूब में जाएगा तो लिक्विड के पार्टिकल्स अपने आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे थे, क्या था वो, कोहेशन। लेकिन जब ये ग्लास ट्यूब में गए तो ग्लास वाटर के साथ एक इंट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर एक इंट्रैक्शन होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, एडेशन। अब बात आती है कि एडेशन भी लग रहा है, कोहेशन भी लग रहा है। अब हमें ये देखना है कि दोनों में से ज्यादा कौन होगा। अब अगर कोहेशन ज्यादा है तो क्या होगा, एडेशन अगर ज्यादा है तो क्या होगा। अब देखिए वाटर के केस में क्या होता है, वाटर के केस में अगर वाटर और ग्लास में इंट्रैक्शन हो रही है तो कोहेशन जो है वो कम होता है, किससे, एडेशन से। तो एडेशन ज्यादा हो जाएगा। तो होता क्या है, जब आप ये वाटर जो है इस लिक्विड में से गुजरेगा तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडेशन ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये मान लीजिए ग्लास का मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड का, तो वो उसको इस तरह अट्रैक्शन से पकड़ लेगा। अगर पकड़ लेगा तो मान लीजिए अब वाटर इसमें से इस तरह, जब हमने ग्लास ट्यूब इंसर्ट की तो वाटर इस तरह जाता हुआ, ग्लास ट्यूब नीचे की डायरेक्शन की ओर जा रही है, वाटर इस तरह फिल होगा इसके अंदर कुछ ऐसे। अब जैसे जैसे ये नीचे जाएगी सरफेस बैलेंस होती रहेगी, बट वाटर जब इसमें से गुजरेगा तो पार्टिकल्स को ग्लास क्या करेगा, ग्लास वाटर के पार्टिकल्स को इस तरह पकड़ के रख लेगा। तो पकड़ के रखने से क्या होगा, इस ट्यूब के अंदर वाटर जो है हमें
इस तरह दिखाई देगा। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जो रेंज है H, ये जो है इसमें हमें दिखाई देगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड ग्लास ट्यूब में राइज कर गया। अब मैं इस पोर्शन को जूम करके दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा होगा। हो क्या रहा होगा, ये मान लीजिए ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड की सरफेस कुछ इस तरह, यहां पर लिक्विड की सरफेस है। हम इस पोर्शन को, टॉप पोर्शन को देख रहे हैं, तो यहां पर लिक्विड कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा, कुछ ऐसे। कुछ ऐसे देखिए, कुछ इस तरह की सरफेस क्रिएट हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर ग्लास कंटेनर के मॉलिक्यूल्स ने, जो ग्लास ट्यूब है उसके मॉलिक्यूल्स ने, कंटेनर नहीं ट्यूब, ट्यूब के मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रखा है, पकड़ रखा है। तो इसलिए अब नीचे जो है, यहां पर तो कोहेशन है बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसमें, सेम पार्टिकल्स में, इसलिए ये तो इस तरह कर्व शेप शो करेगा। लेकिन यहां पर ग्लास ने ज्यादा पकड़ रखा है और हमें ये समझ आ गया कि कोहेशन कम है। कैसे? एडेशन से। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता लगा? तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, जब हमने ऐसा किया तो हमें ये मिला। जब हमें ये मिला तो हमें थ्योरेटिकली समझ आया कि जरूर एडेशन ज्यादा होगा कोहेशन से। एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, हम रिजल्ट से थ्योरी क्रिएट करते हैं कि ऐसा कुछ रहा होगा। तो हमें जब ये सरफेस मिली तो हमें समझ आया कि एडेशन जो है वो पक्का कोहेशन से ज्यादा रहा होगा, इसीलिए यहां पर मॉलिक्यूल्स ने, ग्लास के मॉलिक्यूल्स ने वाटर को अट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए सरफेस जो है इस तरह राइज कर गई। अब ठीक है, अब ये जो सरफेस राइज की, अगर मान लीजिए मैं यहां पर वाटर की जगह मरकरी ले लेता हूं, तो इन दैट केस क्या होगा, जो सरफेस होगी वो फॉल करेगी। मान लीजिए कुछ ऐसी है, तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, ऐसी सिचुएशन रहेगी यहां पर, और कोहेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एडेशन से। इसलिए अब एडेशन कम है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है सेम मॉलिक्यूल्स में ज्यादा है, इसलिए ये फोर्स उतना अच्छा नहीं है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें इस तरह कन्वेक्स सरफेस मिलती है। हमें कौन सी सरफेस मिलती है? कन्वेक्स सरफेस मिलती है। इस केस में कनकेव सरफेस मिलती है। तो अगर जब भी हम ग्लास ट्यूब को किसी लिक्विड में इंसर्ट करेंगे तो उससे जो या तो सरफेस राइज हो रही है या फिर सरफेस फॉल हो रही है, ये जो भी कुछ हो रहा है, इसको राइज को, फॉल को, इसको बोलेंगे कैपिलरी इफेक्ट। क्या है ये? कैपिलरी इफेक्ट है। देखिए सेकंड कंडीशन, अब ये तो समझ आ गया कि कोई लिक्विड जो है या तो राइज शो करेगा या फॉल शो करेगा। अब ये देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है इस चीज की। जो ये ग्लास ट्यूब हमने देखी, इसका डाया बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इसका डाया बहुत ज्यादा होगा तो कैपिलरी इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। मतलब ये जो राइज है ये ऑलरेडी बहुत कम था, अगर बहुत बड़ी ट्यूब ले लेंगे तो फिर वो राइज हमें नेक डाई से दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए ये जो ट्यूब है इसका डाया बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। जनरली 10 mm तक हम रखते हैं। ठीक है, 10 mm तक रखते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट बता रहा हूं कि ज्यादा डाया नहीं होना चाहिए, बस इतना समझ आ गया हमें। देखिए अब ये राइज और फॉल का कॉन्सेप्ट हमारे समझ आ गया। अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए मैंने क्या किया, इस केस में वाटर को मैंने लिया तो कुछ इस टाइप की सरफेस हमें जो दिखाई दी, ये जो एक पार्टिकल्स हैं, इंटरेक्शन हो रही है पार्टिकल में, तो ये हमें एक सरफेस मिली। इस सरफेस को बोलते हैं, कौन सी सरफेस है ये? कनकेव है। कनकेव शेप है ना, केव ऊपर की तरफ है, जब भी केव ऊपर की तरफ बनेगी तो उसको कनकेव बोल देंगे। इसमें फाई जो है, फाई क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल हमेशा वर्टिकल से मेजर करते हैं, और ये जहां ये लेयर का ये जो फोर्स मैंने दिखाया इससे मेजर करते हैं, तो ये एंगल है फाई। फाई इस केस में हमेशा लेस देन 90 डिग्री है। जब भी फाई लेस देन 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोहेशन इज लेस देन एडेशन। अब सिग्मा सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है यहां पर। ठीक है, फाई कॉन्टैक्ट एंगल हो गया। अब अगर मान लीजिए मैंने एक सरफेस ले ली, उसके ऊपर मान लीजिए वाटर को मैंने फैला दिया, तो वाटर जब भी आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता कि सरफेस के ऊपर वाटर एज ए स्फेरिकल शेप में पड़ा हुआ है, वो बिखर जाता है पानी पूरी तरह। तो ये पानी बिखर गया, तो इसी तरह सरफेस से कौन सा एंगल बनाया इसने? फाई। अब फाई इज लेस देन 90 डिग्री है, इसीलिए वाटर के केस में क्या हो जाता है, ये पूरी की तरह। अब यहां पर क्या हो रहा है कि सरफेस में और वाटर में इंटरेक्शन ज्यादा है। अगर सरफेस में और वाटर में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो सरफेस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जांपल
कोई भी क्लॉथ ले लीजिए, अगर आप पानी को क्लॉथ पे रखते हैं तो वो साथ के साथ क्लॉथ एब्जॉर्ब कर लेता पानी को। इसका कारण क्या होता है कि एडेशन फोर्स ज्यादा होता है, कोहेशन इतना नहीं होता कि पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रख सके। इसीलिए कोई दूसरी सरफेस जो है वो वाटर को इजीली अपने साथ अट्रैक्ट कर लेती है। इसी कारण वाटर को वेटिंग लिक्विड भी बोलते हैं, मतलब ये जिसके ऊपर भी गिरेगा उसको गीला कर देगा। बट मरकरी के केस में क्या होता है, हमने पढ़ा मरकरी के केस में फॉल होगा, फाई क्या होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। याद देखिए, अगर मरकरी को अगर आप सरफेस पे रखेंगे तो वो कुछ ऐसी शेप ले लेगा और ये एंगल क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 90 डिग्री कॉन्टैक्ट एंगल। अब कॉन्टैक्ट एंगल जैसे 90 डिग्री से ज्यादा हुआ, इसका मतलब हमें समझ आ गया फॉल होगा सरफेस में। क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा। और इस केस में इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू एडेशन, कोहेशन ज्यादा हो गया। अब पार्टिकल्स एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखे हैं, अगर पार्टिकल एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं तो आप किसी भी सरफेस पे रख लीजिए, ये क्या कहते हैं, इसीलिए इसको नॉन वेटिंग लिक्विड बोलते हैं। मतलब ये उस सरफेस को वेट नहीं करेंगे। मरकरी को अगर आप कपड़े पे किसी क्लॉथ पे रख भी देंगे तब भी वो उसको वेट नहीं करेगा, लेकिन वाटर कर देगा। क्यों, क्योंकि वाटर के केस में एडेशन इज मोर देन कोहेशन है, बट मरकरी के केस में कोहेशन इज ग्रेटर देन एडेशन है। तो इसीलिए हमने इसको इस तरह टेबुलर फॉर्म में बना लिया कि अगर फाई लेस देन 90 डिग्री है तो उस केस में कोहेशन लेस देन एडेशन होगा, लिक्विड वेट कर देगा सॉलिड सरफेस को। टॉप सरफेस जो है वो कनकेव हो जाएगी, टॉप सरफेस ये देखिए कनकेव हो जाएगी, ठीक है, लिक्विड राइज करेगा। अब फाई अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया तो उस केस में एडेशन इज लेस देन कोहेशन होगा। एडेशन क्या होगा, लेस देन कोहेशन हो जाएगा। डू नॉट वेट सॉलिड सरफेस, अगर आप इस तरह के लिक्विड्स को सॉलिड सरफेस पे रखेंगे तो उनको वेट नहीं करेगी, ये भी समझ आ गया। कन्वेक्स सरफेस बनेगी, बिल्कुल कन्वेक्स बनेगी क्योंकि केव नीचे की ओर है। अगर केव हमारी तरफ देख रहे हैं, हम केव दिख रही है तो वो कनकेव सरफेस होती है, सिंपल। लिक्विड इस केस में क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब हमें यह समझ आ गया कि लिक्विड फॉल करने का और राइज करने का कारण क्या था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन आ गया अब कि कैपिलरी इफेक्ट किस कारण होता है, तो पहला ऑप्शन है कोहेशन, सेकंड ऑप्शन है एडेशन, थर्ड ऑप्शन है बोथ और फोर्थ ऑप्शन है आई डोंट नो, ठीक है। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कैपिलरी इफेक्ट जो है वो कोहेशन और एडेशन दोनों के कारण ही रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए क्यों, इसीलिए हमारी सरफेस या तो राइज करती है या फिर सरफेस फॉल करती है। इस कैपिलरी राइज होने और कैपिलरी फॉल होना, इसी को बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। तो अब अपने समझ आ गया कैपिलरी इफेक्ट क्या था, सारा खेल कोहेशन और एडेशन के। अगर ये समझ आ गया तो ये वेटिंग लिक्विड नॉन वेटिंग लिक्विड क्या होते हैं ये भी समझ आ जाएगा और आपको पूरा का पूरा कैपिलरी राइज कैपिलरी फॉल भी समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कि ये जो कैपिलरी राइज हो रहा है या कैपिलरी फॉल हो रहा है, इस केस में मैथमेटिकली इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपने जनरली राइज वाला केस देख लेंगे। अगर राइज वाला केस समझ आ गया तो एक्सप्रेशंस दोनों केस में सेम रहते हैं, सारे डेरिवेशन सब कुछ सेम रहता है, बस उसमें फॉल होगा इसमें राइज। तो अगर राइज वाला देख लेंगे तो फॉल वाला ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सिमिलर टू दैट होगा, ठीक है। चलिए अब अपने देखते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी राइज। आइए क्या करेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, किसके, कैपिलरी राइज के या फिर कैपिलरी फॉल के। जैसे कि मैंने बताया मैं कैपिलरी राइज को लेकर डिराइव करूंगा। अगर लिक्विड चेंज होके कोई मरकरी या फिर कोई ऐसा लिक्विड आ जाता है जिसमें कैपिलरी फॉल हो रहा होगा, एक्सप्रेशन हमारा सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। अगर कॉन्सेप्ट सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, चाहे कुछ भी हो बेटा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कोई भी केस बदल जाए। पहला केस मैंने लिया ग्लास ट्यूब, क्या लिया, ग्लास ट्यूब। अब मैंने एक ग्लास ट्यूब ले ली है जो कि ओपन है बोथ हैंड्स पर, एक कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड मान लीजिए वाटर है, तो फाई क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, कैपिलरी राइज होगा, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। अब कैपिलरी राइज हो रहा है, फाई लेस देन 90 डिग्री है, लिक्विड क्या है, वाटर, लिख लीजिए यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पर वाटर। अब होगा क्या, कैपिलरी राइज होने के कारण मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ओपन एंड बोथ हैंड्स ओपन की एक ग्लास ट्यूब डाली, कैपिलरी राइज हो गया तो एक एच हाइट जो है हमें देखने को मिली। अब कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि इस एच हाइट का कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, होगा। मान लीजिए डाया डी है इस ट्यूब का, तो मेरे को जल्दी से बताइए कि वॉल्यूम कितनी होगी इस एरिया की, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम हो जाएगी पाई बाय 4 डी स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ
क्या हो जाती है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम होगी लिक्विड की। मान लीजिए वाटर की डेंसिटी क्या है, रो डब्ल्यू, तो लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी, रो डब्ल्यू। तो बताइए वेट कितना हो जाएगा, अब वेट हो जाएगा रो जी इंटू वी। डेंसिटी, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वेट आ जाएगा ना, क्या हो गया, रो जी इंटू 5/4 डी स्क्वायर इंटू एच। ये एक्सप्रेशन आ गया वेट का। अब मेरे को ये पता लग गया कि ये जो कैपिलरी राइज हुआ, ये सिर्फ राइज वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका वेट मेरे को पता लग गया। अब देखो बेटा, अगर ये वेट जो है, वेट हमेशा ग्रेविटी की डायरेक्शन में एक्ट करता है तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब यहां पर एक वेट लग रहा है डब्ल्यू। अब इस वेट को अगर मान लीजिए ऊपर कोई फोर्स नहीं है इसको बैलेंस करने के लिए, तो क्या ये पानी सारा का सारा नीचे नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये एच राइज दिखा रहा है तो कोई फोर्स है जो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो बताइए कौन सा फोर्स है वो, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो देखिए उस सरफेस टेंशन को कैसे निकालेंगे, उस फोर्स को देखते हैं। हमें ये पता है सरफेस टेंशन की जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर होती है। इसका मतलब ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अपने को लेंथ निकालनी है जिस पे फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखिए फोर्स किस पे लग रहा है, मैंने पहले बताए थे सरफेस टेंशन इज ए सरफेस फिनोमिना, तो पूरी सरफेस पे लगेगा। सरफेस कैसी होगी, सर्कुलर शेप की होगी। मान लीजिए ऊपर से देखा तो ये सरफेस है, तो कुछ सरफेस टेंशन जो है वो थीटा एंगल पर लग रहा है, फाई मान लेते हैं ना कॉन्टैक्ट एंगल, तो फाई एंगल पर लग रहा है। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट कर लूंगा, सिग्मा ऊपर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिग्मा कोस फाई, और ऐसे क्या हो जाएगा, सिग्मा साइन फाई। अब देखिए ये जो कंपोनेंट है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है वो कुछ ऐसे लगेगा, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे, मतलब हर एक फोर्स दूसरे को कैंसिल कर रहा होगा इस तरह, समझ रहे हैं। ये लग रहा होगा सिग्मा साइन फाई, यहां भी लग रहा होगा सिग्मा साइन फाई, क्योंकि पूरे के पूरे सर्क्यूमफ्रेंस पे, मान लीजिए ये सर्क्यूमफ्रेंस है, तो इस तरह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे देखिए, मान लीजिए ये स्फेरिकल है तो ऐसे फोर्स लग रहे होंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और सबकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा साइन फाई। तो सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, तो सबके सब मान लीजिए ये पेरिफेरी है मेरी, तो इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में पूरे के पूरे सर्क्यूमफ्रेंस पे, ये मान लीजिए सर्क्यूमफ्रेंस है, तो सबके सब ऊपर की ओर इस तरह, ठीक है, एक फोर्स लग रहा होगा सिग्मा कोस फाई। तो अगर मेरे को एफ की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी, सिग्मा कोस फाई इंटू पैरामीटर कर दूं, पैरामीटर क्या हो जाएगा, पाई इंटू डी। अब जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल था ऊपर पुल करने के लिए, वो बैलेंस किसको कर रहा होगा, वेट को। तो इसको एफ को किसके इक्वल कर देते हैं, वेट के। सिंपल, जल्दी से करिए, सिग्मा कोस फाई इंटू पाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी इंटू पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, एक डी से एक डी चला जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा, सिग्मा कोस फाई, 4 इधर ले आते हैं ना, डिवाइड बाय रो जी डी। ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। क्या एक्सप्रेशन है, 4 सिग्मा कोस फाई रो जी डी, डी इज द डाया। अब ये एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन है, कैपिलरी राइज का। अब यहां पर अगर मैं लिक्विड चेंज करके मरकरी कर दूंगा तब भी एक्सप्रेशन यही आएगा। क्यों, कि एक्सप्रेशन इसलिए वही रहेगा क्योंकि ये जो एच हाइट राइज हुई थी इस बार फॉल कर देगी। अगर फॉल करेगी तो सरफेस टेंशन जो इसको फिर से क्या करेगा, अब वो खींचने वाला, नीचे खींचने वाला फोर्स कौन सा होगा, वो भी सरफेस टेंशन होगा। और ऊपर जो फोर्स, ये जो लिक्विड है वो ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो कुल मिलाकर फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी, लेकिन एक्सप्रेशन यही रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अपने को ज्यादा फॉल के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने क्या करेंगे, हमेशा जिंदगी में राइज करेंगे। तो राइज वाले केस को डिराइव कर लेंगे और एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे सीधे सीधे फॉल के लिए, बस सिंपल, ज्यादा अपने को कंफ्यूज होना ही नहीं है। अब देखिए बेटा, ये जो फाई कॉन्टैक्ट एंगल होता है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है, हार्डली इक्वल टू 1 और 2 डिग्री। अगर ऐसा है तो क्या मैं फाई को 0 डिग्री मान सकता हूं, लगभग 0 ही हो गया ना। तो कोस फाई क्या हो जाएगा, कोस 0 क्या होता है, 1। इसलिए इसको हम जनरली एच को लिख लेते हैं 4 सिग्मा अपॉन रो जी
डी। ये एक्सप्रेशन भी मान लेते हैं। लेकिन अगर मान लो फाई की वैल्यू आपको दे दी तो एक्सप्रेशन आप यही याद रखिए बस, अगर फाई की वैल्यू नहीं दी है तो मान लीजिएगा कि कोस फाई को उसने 1 मान लिया है, तो ये एक्सप्रेशन से आंसर निकाल दीजिएगा न्यूमेरिकली, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल नोटबुक्स में, बुक्स में, है ना, तरह तरह के टेस्ट सीरीज में अवेलेबल होंगे। कॉन्सेप्ट वही है, बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। न्यूमेरिकल के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने अलग से एक लेक्चर बना दिया है, आप उस लेक्चर के अंदर मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए हैं, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड फर्स्ट चैप्टर के, तो सारे न्यूमेरिकल हम वहां देखेंगे। अगर मान लो आपको ये है कि नहीं सर मेरे को तो अभी करना, तो इस वीडियो को पॉज करिए और न्यूमेरिकल वाली वीडियो को ओपन करके वहां से आप न्यूमेरिकल साथ साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए, अब अपना पहला केस था ग्लास ट्यूब। अब मैं आपको सेकंड केस बताता हूं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कोएक्सियल ग्लास ट्यूब लेंगे। इसके अंदर क्या होगा, कोएक्सियल मतलब क्या होता है, कोएक्सियल ग्लास ट्यूब्स क्या होती हैं, उसको हम एक्सप्रेशन में देखते हैं। अब नेक्स्ट केस है कोएक्सियल ग्लास ट्यूब। अब देखिए पहले बताता हूं मैं आपको कोएक्सियल ग्लास ट्यूब क्या होता है। कोएक्सियल, कोएक्सियल का मतलब है वो ट्यूब्स जिनकी एक्सिस सेम हो। अब देखिए ये जो एक्सिस है, ये दो ट्यूब्स है यहाँ पर, ठीक है, एक बाहर वाली ट्यूब, एक अंदर वाली ट्यूब। अब इसके अंदर जो लिक्विड है वो इन दोनों ट्यूब्स के बीच में जो गैप अवेलेबल है, देखिए ये बड़ी वाली ट्यूब है, ये इसके अंदर छोटी वाली है, तो इनके बीच में जो स्मॉल पेरिफेरल गैप है इसके अंदर लिक्विड राइज करेगा, और दोनों की एक्सिस सेम है, वर्टिकल एक्सिस, इसलिए इनको कोएक्सियल ग्लास ट्यूब्स बोलते हैं। अब क्या होगा, सेम केस है, लिक्विड लिया मैंने, कौन सा, मान लीजिए वाटर लिया है मैंने, तो जल्दी से बताइए फाई ग्रेटर देन 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो बताइए कोहेशन ज्यादा होगा कि एडेशन ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, एडेशन ज्यादा होगा। बस ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, कोहेशन लेस देन एडेशन, लिक्विड राइज करेगा, ये भी समझ आ गया। कॉन्सेप्ट क्या था, जल्दी से रिवाइज कीजिए। कॉन्सेप्ट था हमारा कि जो राइज के कारण वेट ऑफ द लिक्विड है उसको बैलेंस कौन करेगा, सरफेस टेंशन बैलेंस करेगा। पहले सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारा, हम पहले वेट निकाल लेते हैं राइज की हुई लिक्विड का क्या होगा, ठीक है। पहले वॉल्यूम देखते हैं, क्या वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर नोट स्क्वायर माइनस आर इनर सर्कल, आर नोट इज द आउटर रेडियस, आर आई इज द इनर रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाली लिक्विड का एरिया हो गया, इनटू एच कर दिया, तो ये अंदर जो लिक्विड है, ये मैंने जो यहां दिखाया है, ये वाला जो लिक्विड है, इसकी वॉल्यूम आ गई पूरी पेरिफेरी में। अब इसकी वॉल्यूम आ गई तो बताइए इसका वेट क्या होगा, वेट होगा रो जी पाई आर नोट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू एच, दैट इज वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी हो जाती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वही मैंने किया कॉन्सेप्ट। तो क्या हो जाएगा, अब ये समझ आ गया हमें कि वेट कैसे एक्सप्रेशन आया। अब सिंपल सी बात है, ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स तो वही है जो लास्ट टाइम हमने निकाला था, क्या था, सिग्मा कोस फाई, ये तो अपवर्ड कंपोनेंट हो गया जो हमने लास्ट केस में लिया, इनटू क्या हो जाएगा, पेरिफेरी, पेरिफेरी क्या हो जाएगी। अब यहां पर एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है, क्या है कि मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन हमेशा एक सरफेस पर लगता है, लेकिन यहां पर सरफेस दो है, एक इनर की और एक आउटर की, इसलिए दो बार लगेगा, इनटू 2 पाई आर नोट प्लस 2 पाई आर इन, क्योंकि अंदर वाली जो है सरफेस उस पर भी सरफेस टेंशन लगेगा, जो बाहर वाली ट्यूब है उस पर भी लगेगा, तो टोटल ये हो गया। अब फोर्स को बैलेंस कर देते हैं वेट के साथ, तो लिखिए सिग्मा कोस फाई अपवर्ड कंपोनेंट इनटू 2 पाई कंपोनेंट कॉमन ले लेते हैं, आर नोट प्लस आर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी पाई आर नोट स्क्वायर माइनस आर इनर स्क्वायर इंटू एच। तो एच का एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 पाई सिग्मा कोस फाई आर नोट माइनस आर आई डिवाइड बाय रो जी इंटू पाई इंटू आर नोट स्क्वायर माइनस आर इन स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हो गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मैंने क्या किया, इसको लिख दिया आर नोट माइनस आर आई इंटू आर नोट प्लस आर आई, ये लिख दिया, यहां पर प्लस का साइन आएगा, है ना, बोल नहीं रहे हो आप, यहां पर प्लस का साइन आएगा, तो ये कट हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस फाई डिवाइड बाय रो जी आर नोट माइनस आर आई।
ये एक्सप्रेशन आ गया किस केस में, कोएक्सियल ट्यूब में। अब देखो फाई अगर नेग्लिजिबल ले लेंगे तो जल्दी से बताओ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर नोट माइनस आर आई। ये एक्सप्रेशन हो गया हमारा किस केस में, कोएक्सियल ट्यूब के केस में ये एक्सप्रेशन निकल के आया अपना। सिंपल वही कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, क्या, फोर्स को किससे बैलेंस कर दिया, वेट ऑफ द लिक्विड से जो राइज हुआ। फॉल के केस में क्या होगा, यही एक्सप्रेशन निकल के आएगा, बस इसमें लिक्विड क्या है, फॉल कर जाएगा h हाइट से। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट केस क्या है हमारा, 2 वर्टिकल पैरेलल प्लेट्स। अब 2 प्लेट्स मैंने ले ली, एक प्लेट आपको ये दिखाई दे रही है और दूसरी ये रही। 2 प्लेट्स मैंने पैरेलल लगती है और उनके बीच की जो थिकनेस है, जो गैप है 2 पैरेलल प्लेट का, वो मैंने टी थिकनेस जो है वो गैप ले लिया। टी इज द गैप, थिकनेस की वजह अपने गैप बोलते हैं। टी गैप है 2 पैरेलल प्लेट्स में। हर एक पैरेलल जो प्लेट है उसकी विड्थ कितनी है, बी मीटर है। बी मैंने मान लिया है कि उसकी जो विड्थ है, जो अलोंग दी, ये ऐसे अलोंग द वाटर जो जा रहा है वो है बी। ठीक है, गैप कितना हो गया इसके अंदर, टी गैप हो गया। अब वही केस है, वाटर लिक्विड लिया मैंने, फाई लेस देन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, वेटिंग लिक्विड है और क्या इंफॉर्मेशन है, फाई नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो राइज होगा, राइज का केस है वही सेम चीज है, राइज का केस है, एच राइज कर गया। तो सबसे पहले अपने सिमिलरली सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अब टी तो जो है ये गैप हो गया, दिस इज टी इंटू एच। टी थिकनेस होगी, एच हाइट होगी, और अलोंग दी लेंथ अगर बात कर लेंगे तो वो डिस्टेंस है बी। ठीक है, ये हो गया। अब वेट कितना हो गया, वेट हो गया रो जी इंटू टी इंटू एच इंटू बी। समझ आ रहा है, ये हो गया। अब वेट अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स क्या हो जाएगा, वही सेम, कुछ इस तरीके से सरफेस टेंशन एक्ट कर रही होगी, ये यहां पर सिग्मा लग रहा होगा। अब यहां पर सरफेस 2 हो गई अपनी, एक तो इस प्लेट की एक उस प्लेट की, तो जो सिग्मा है वो इस प्लेट के अलोंग कुछ ऐसे लग रहा होगा। समझ रहे, मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन है तो वर्टिकल से कुछ ऐसे सिग्मा लग रहा होगा, ऐसे। एक प्लेट की बात कर रहा हूं, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये फाई है, ये सिग्मा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा सिग्मा कोस फाई। सिमिलरली इस प्लेट में सिग्मा कोस फाई, तो सिग्मा कोस फाई ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इनटू लेंथ ऑफ वन प्लेट। 2 प्लेट, 1 प्लेट की लेंथ कितनी है, बी लेंथ पर लग रहा है, इनटू 2 कर दूंगा क्योंकि 2 प्लेट है। सिंपल 2 सरफेस है ना यहाँ पर, तो सिग्मा कोस फाई इंटू बी इंटू 2। अब क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, फोर्स इक्विलिब्रियम की मैंने इक्वेशन लगा दी। अब क्या हो जाएगा, रो जी इंटू टी इंटू एच इंटू बी इक्वल टू सिग्मा कोस फाई इंटू बी इंटू 2। अब बी से बी कैंसल आउट हो गया, एच की वैल्यू आ गई 2 सिग्मा कोस फाई डिवाइड बाय रो जी टी। ये एक्सप्रेशन अपना निकल के आ गया। अब अगर फाई नेग्लिजिबल है तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन रो जी टी, वेयर टी इज द गैप बिटवीन 2 प्लेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दोनों प्लेट्स के बीच में जो लगने वाला गैप है वो हमें टी से मिल जाएगा, और एच जो है हम इजीली निकाल सकते हैं। अब एक लास्ट केस डिस्कस करते हैं, 2 इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, अब मैंने अभी तक आपको राइज पढ़ाया था, इसीलिए एक केस मैं फॉल का पढ़ा रहा हूं, और ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं और गेट या ईएससी मेंस की पॉइंट बात करूं या एसएससी मेंस की बात करूं, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को, कैपिलरी राइज में अगर कोई टफ क्वेश्चन बन सकता तो यही है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक कंटेनर है, उसके अंदर इस तरह मैंने एक लिक्विड फिल कर रखा है, फॉर एग्जांपल मरकरी है। अब मैंने अगर ग्लास ट्यूब इसके अंदर इस तरह इंसर्ट की तो कैपिलरी फॉल होगा। अब कैपिलरी फॉल होगा तो कैसा दिखाई देगा, उसको ध्यान से देखते हैं। आइए अच्छे से देखते हैं कि कैपिलरी फॉल अगर होगा तो कैसे हमें दिखाई देगा। ये कंटेनर है और ये हमारी ग्लास ट्यूब है। ठीक है, लिक्विड यहां पर है,
ये लिक्विड हो गया, देखिए अब ये जो हाइट बनकर आई ये वाली, ये हो गया कैपिलरी फोल, ये सिग्मा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहां पर मैं ये मान रहा हूं कि दो लिक्विड जो है इस कंटेनर में है। पहला लिक्विड तो ये रहा, मान लीजिए मरकरी है। कोई मेरे को बता सकता है दूसरा लिक्विड कौन सा है? यहां पर दूसरा लिक्विड कोई नहीं है यहां पर, लेकिन दूसरा फ्लूइड जरूर प्रेजेंट है। कौन सा? एयर। अब दूसरा फ्लूइड कौन सा है? यहां पर ये सब एयर है, इसके ऊपर ये अंदर एयर है। तो ये भी कहीं ना कहीं दो इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, एक एयर और एक वाटर, सॉरी मरकरी। अब क्या हुआ? कैपिलरी फोल का केस समझ आ गया। अब मान लीजिए यहां पर ये जो मैंने फ्लूइड एयर लिया हुआ है, अगर मैं एयर की जगह कोई और लिक्विड यहां पर ले लूं तो क्या होगा? कैपिलरी फोल होगा, राइज होगा, या डिपेंड करेगा, उस चीज को देखते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने कोई और लिक्विड रख लिया, कंटेनर कुछ ऐसे बड़ा कर लिया, यहां पर कोई दूसरा लिक्विड है। अब ये जो खाली पोर्शन था इस सब में वो दूसरा लिक्विड होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे करके अब क्या होगा? सिग्मा इसी तरह नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा। अब कोई फोर्स है जो ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, तभी तो इस सिग्मा को बैलेंस मिलेगा। अब वो फोर्स क्या होगा यही हमने स्टडी करना है। अगर ये समझ आ गया तो हमें ये इमिसिबल लिक्विड का केस समझ आ जाएगा। अब लेकिन ये समझ आ गया कि अगर मैं एक लिक्विड ऊपर रख लूं, एक नीचे है, फॉर एग्जांपल इन दिस केस एक मैंने लिक्विड ले लिया, ये रेड पोर्शन में जो मैंने शो किया है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी G2 है। एक मैंने लिक्विड ले लिया जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी G1 है। उसके अंदर मैंने क्या किया? एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट किया। ये जस्ट इंसर्ट किया मैंने। तो जब मैंने इंसर्ट किया तो इस लेवल पर देखिए, इस लेवल पर, इस लेवल की बात कर रहा हूं मैं यहां पर प्रेशर जो है कितना है उसको लिखते हैं। चलिए इस लेवल पर प्रेशर को लिखेंगे। देखिए एक्स जो है वो डेप्थ है ये रेड वाले लिक्विड की, और वाई डेप्थ है ब्लू वाले लिक्विड की, और जो कैपिलरी फोल हुआ है वो है एच। ठीक है, अभी एच डेप्थ पर हम प्रेशर को लिख रहे हैं, P1 लिख रहे हैं। तो देखिए लिखिए P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? G2x प्लस G1 इंटू एच। ये मैंने P1 की वैल्यू लिख ली है यहां पर इस जगह पर। लेकिन अब मैंने क्या किया? अब मैंने जब सेकंड में ग्लास ट्यूब इंसर्ट की तो ग्लास ट्यूब इंसर्ट करने से मान लीजिए कैपिलरी फोल हुआ। ठीक है, अब कैपिलरी फोल हुआ तो मैंने आपको पहले भी केस में बता दिया कि इसमें क्या होगा, यहां तक इस पोर्शन में रेड लिक्विड हो जाएगा। अगर ये ब्लू वाला लिक्विड नीचे गया तो ऑब्वियसली रेड वाला उसकी जगह को ले लेगा। अब कैपिलरी फोल हुआ तो अब कैपिलरी फोल होने के बाद इस एच डेप्थ पर प्रेशर जो P2 होगा उसको देखते हैं क्या होगा। देखिए P2 इसको हटा लेते हैं, P1 हो जाएगा G2x प्लस G1 इंटू एच गामा डब्ल्यू। ठीक है, G इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, तो गामा डब्ल्यू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगी, वेट डेंसिटी। ठीक है, x प्लस एच हो गया। अब P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P2 की वैल्यू हो जाएगी G2x प्लस एच इंटू गामा डब्ल्यू। क्यों? क्योंकि h डेप्थ तक अकेला G2 ही प्रेजेंट है। अब G1 और G2 सेम तो नहीं है। अब इन दोनों के कारण एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अब प्रेशर दोनों देखिए, दोनों अलग अलग हो गए या दोनों प्रेशर इस पोजीशन पर प्रेशर अलग हो गए। अब डेल्टा P एक जनरेट हो गया, प्रेशर डिफरेंस जनरेट हो गया, जो कि एक फोर्स लगाएगा इस यहां पर लिक्विड पे, एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। उस अपवर्ड फोर्स को बैलेंस कौन करेगा? ये सरफेस टेंशन जो डाउनवर्ड एक्ट हो रही है, इसीलिए कैपिलरी फोल हुआ। अब कैपिलरी राइज के केस में क्या होता है वो बाकी बात अभी हमने एज्यूम किया कि कैपिलरी फोल हुआ है। अब कैपिलरी फोल होने के कारण डाउनवर्ड फोर्स लगेगा सिग्मा, ये फाई है मान लीजिए, तो सिमिलरली सिग्मा कोस फाई डाउनवर्ड की ओर एक्ट कर रहा होगा, पेरिफेरी पर लग रहा होगा, तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन के कारण वो हो जाएगा सिग्मा कोस फाई इंटू पाई डी। पूरी पेरिफेरी पर लगेगा सिग्मा कोस फाई इंटू पाई डी। क्या हो गया? ये पैरामीटर हो गया। डी इज द डायमीटर ऑफ ट्यूब होगी। ठीक है, यहां लिख लीजिए डी क्या हो गया?
डाया ऑफ ट्यूब। अब ये समझ आ गया प्रेशर डिफरेंस कितना है, डेल्टा पी, उसकी वैल्यू हो जाएगी G2X प्लस G1H माइनस G2X प्लस H इंटू गामा डब्ल्यू। ये प्रेशर डिफरेंस हो गया। अब डेल्टा पी इंटू एरिया कर दूंगा तो फोर्स मिल जाएगा अपने को। अब F2 कितना हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर इंटू, अब देखिए G2X से G2X कैंसिल हो गया तो बचा G1 माइनस G2 इंटू H गामा डब्ल्यू, ये बच गया। ये हो गया F2। अब F1 और F2 को बराबर होना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि जो अपवर्ड फोर्स है उसको डाउनवर्ड फोर्स बैलेंस करेगा, सिंपल सी बात है। तो हो जाएगा सिग्मा कोस फाई इंटू पाई डी इक्वल टू π/4 डी स्क्वायर G1 माइनस G2 H इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, डी से डी ये कैंसिल हो गया, एक पाई से पाई उड़ गया, तो क्या बचा, H की वैल्यू हो गई 4 सिग्मा कोस फाई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू G1 माइनस G2 इंटू डी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आ गया। ये किस केस में एक्सप्रेशन है H का। अब यहां पर टू इमिसिबल लिक्विड का केस भी समझ आ गया, एक्सप्रेशन ये निकल के आ गया। अब देखिए अगर G1 की वैल्यू, केस फर्स्ट हमारा है G1 इज ग्रेटर देन G2, अगर G1 की वैल्यू, ये वाला जो लिक्विड है अगर ज्यादा है अपर वाले से, जो जैसे कि हमारा नॉर्मल, अगर मान लीजिए ये फ्लूइड, ये ऊपर वाला ना होता, एयर होती, तो उस केस में क्या होता है, G1 इज ग्रेटर देन G2, मतलब स्टैंडर्ड केस हो गया। G1 इज ग्रेटर देन G2 क्या हो गया, स्टैंडर्ड केस हो गया। तो उस केस में क्या हुआ कि ऐसा होगा तो क्या होगा, कैपिलरी फॉल होगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन है वैल्यू पॉजिटिव होएगी। हमारा एजम्पशन भी फॉल का था तो सही है, लेकिन अगर G2 इज ग्रेटर देन G1 हो गया तो उस केस में H नेगेटिव हो जाएगा। H नेगेटिव होने का मतलब है कैपिलरी राइज कर जाएगा। अगर G2 की वैल्यू ज्यादा है तो कैपिलरी राइज होगा, और अगर G1 की वैल्यू ज्यादा है तो कैपिलरी फॉल होगा। सिंपल सी चीज है, इमिसिबल लिक्विड है, अगर G1 G2 चेंज हो रहे हैं उससे क्या डिफरेंस आ रहा है ये हमें क्लियरली समझ आ गया। ठीक है, तो इमिसिबल लिक्विड का केस भी समझ आ गया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस थे जो कैपिलरी के केस में मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा भी कैपिलरी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो H हाइट राइज हुई है या फॉल आई है उसके कारण जो वेट ऑफ द लिक्विड है उसको बैलेंस करना है सरफेस टेंशन वाले फोर्स से। ये करते ही आपका कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल का आंसर मिल जाएगा। अगर आपको फॉल से समझ नहीं आ रहा तो याद रखिए उसको क्या कीजिए, वो रिवर्स केस मान लो कि कैपिलरी राइज हुआ होगा, और ठीक है कैपिलरी राइज होने के कारण वेट डाउनवर्ड वार्ड लगा दीजिए, सरफेस टेंशन का फोर्स अपवर्ड लगा दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सिंपल। कैपिलरी के सारे न्यूमेरिकल हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां पर मैंने थ्योरेटिकली फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके सारे न्यूमेरिकल जो है अपने, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो में सारे न्यूमेरिकल हम एक साथ सॉल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल में मैंने क्या किया, गेट के कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ESC के, SSC के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं, और कुछ कन्वेंशनल टाइप जो मेंस में जनरली देखने को मिलते हैं, सारे मिक्स क्वेश्चन मैंने एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व किए। आप आराम से मेरे साथ साथ उस वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। जहां पर आपको डाउट आता है, मेरा समझाया आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट करके बताएं। और थ्योरेटिकली अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है मैंने मिस कर दिया है, या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जो आप चाहते हैं मैं समझाऊं, आप कमेंट करके बताएं। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसके अंदर आपको पूरा मैं उस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। चलिए तब तक थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए गुड बाय।